सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज जो है हम लोग अपने एटमॉस्फेयर के टॉपिक को फिनिश करने वाले हैं और जो टॉपिक हमारा लास्ट में बच गया है दैट इज द टॉपिक ऑफ मॉइस्चर। ठीक है जी, हम लोग अपने एटमॉस्फेयर वाले हिस्से को बात कर रहे हैं और एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने कुछ चीजें कवर कर ली हैं एंड लास्ट जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले वो है मॉइस्चर। थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया हुआ है इस पर्टिकुलर पिक्चर में। तो लिखना बहुत मुश्किल है, सो मैं आगे लिख लेता थोड़ा सा। चलो हम लोग बात कर लेते हैं हमने अभी तक क्या किया। हमने एटमॉस्फेयर स्टार्ट किया हुआ था और एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने अभी तक क्या कर लिया है। हम लोगों ने अभी तक पहली चीज जो करी थी वो हमने एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हम लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर से लेके उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हम लोगों ने बात करी थी। हीट बैलेंस, लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस की बात करी थी, हीट बजट के बारे में बात करी थी। सो ये जो है हम लोगों ने सारी चीजें बात कर ली थी। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हम लोग आए टुवर्ड्स विंड सिस्टम्स। विंड्स हैं, हमने ग्लोबल विंड्स एंड ग्लोबल जो प्रेशर बेल्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी। एंड फाइनली हम लोगों ने अपने थर्ड टॉपिक में साइक्लोन्स के बारे में बात करी थी। मैंने दो टाइप के आपको साइक्लोन्स बताए थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड हमने आपको बात करी थी टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में। आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए हैं। इफ नॉट, अगेन दोबारा जाके अपनी वीडियोस को रिवाइज करें एंड इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो डू लेट मी नो। यू कैन ऑब्वियसली यू कैन कॉल मी और यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और एनी अदर प्लेटफॉर्म जिस पे आपको सुटेबल लगता है एंड आई विल ट्राई टू रिवर्ट यू एज फास्ट एज पॉसिबल। इन केस कोई और आपको क्वेरी है उसके लिए मैं आई विल बी अवेलेबल एंड यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। लास्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज मॉइस्चर एंड मॉइस्चर के ऊपर हमने बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम लोग ह्यूमिडिटी के बारे में बात करेंगे, हम लोग क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन व्हाट एग्जैक्टली इज मॉइस्चर। मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, मॉइस्चर क्या चीज होती है। सो अगेन अगर हम बात करें मॉइस्चर की, मॉइस्चर इज नथिंग बट इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है जी, हम लोग देखते हैं वाटर वेपर्स, H2O वाटर वेपर्स, इसकी जो कंडेंस्ड फॉर्म है जनरली इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जब हम लोगों को देखने में मिलती हैं तो अगेन इट इज कॉल्ड एज मॉइस्चर। जैसे मैंने पीछे वाली पिक्चर में दिखा रखा है, विंडो के ऊपर कई बार आप देखते हो ओस जम जाती है सुबह सुबह, तो इसको हम लोग मॉइस्चर कहते हैं। सो अगेन ये मॉइस्चर जो है अगर हम ब्रॉडर टर्म इसको यूज करें तो इट इज नथिंग बट H2O वाटर। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में देखने में मिलते हैं इसे हम लोग मॉइस्चर कह देते हैं। ठीक है कि नहीं। चलो जो वाटर है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर एटमॉस्फेयर। देखिए अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो इट इज नॉट इवन 0.001% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का ये 0.01% भी नहीं है, बट अगेन अगर हम बात करें एज फार एज इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी मेनी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। हमने देखा क्लाउड्स, हम लोग आज बात करेंगे, हम लोगों ने साइक्लोन्स की बात करी, हम लोगों ने बहुत सारे वेदर फिनोमिना देखते हैं जो ऑल ऑफ देम दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस टाइनी क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, ये इतना वंडरस मॉलिक्यूल है, ये आपको तीनों स्टेट्स में मिल जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे वेदर को, हमारे क्लाइमेट को, एंड दैट इज वाई इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो कवर करने वाले हैं दैट इज ह्यूमिडिटी। नाउ ये ह्यूमिडिटी क्या होती है। हाँ जी, ह्यूमिडिटी जो है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं उमस, या हम इसे उष्ण भी बोल देते हैं। सो अगेन ह्यूमिडिटी जो है इट इज व्हाट, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि हवा एक टाइम पे होल्ड करे। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में जितना हवा, एक मीटर क्यूब की हवा जो है जितना पानी को होल्ड करती है, वाटर वेपर को होल्ड कर रही है, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इसको आप इस तरह समझने की कोशिश करो। ठीक है जी, ये आप मान लो कि ये जो है एक मीटर क्यूब है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। इतना जो वॉल्यूम है हवा का, वो कितना वाटर का वेपर को होल्ड कर रहा है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। लेट अस अज्यूम ये कितना है, टोटल इसका वेट इज 10 ग्राम। सो 10 ग्राम पर मीटर क्यूब, ये जो है इट इज द ह्यूमिडिटी ऑफ a given area or a given you can say volume at any point of time। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो
नोट करनी है, जो हम सारे एटमॉस्फेरिक फिनोमेना में नोट करते हैं, दैट दिस ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ध्यान से सुनिए, हवा जो है, किसी भी गिवन वॉल्यूम की हवा वो कितना वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, ये डिपेंड करता है उसके गिवन टेम्परेचर में। ठीक है जी, दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, हम लोग देखते हैं एयर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है जी, ये भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है कि नहीं, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना, अगर नहीं समझोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आगे कंसेप्ट सारे इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। फिर से मैं बता रहा हूं आपको, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, एंड जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एयर की वाटर कैरिंग कैपेसिटी, वाटर वेपर कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती रहेगी, एंड ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है जी, सो फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल लिया था 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, मान लेते हैं ये हुआ 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है जी, सो 20 डिग्री सेल्सियस में हवा जो है वो 10 ग्राम पर मीटर क्यूब होल्ड कर रही है, और हम लोग मान लेते हैं कि इसकी लिमिट कितनी है होल्ड करने की, इसकी लिमिट जो है वो है अराउंड 15 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, दैट मीन्स क्या, कि इस टेम्परेचर में, इस गिवन टेम्परेचर में 20 डिग्री में, ये 1 मीटर की जो हवा है, वो एक मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो हवा है वो 15 ग्राम से ज्यादा वाटर वेपर नहीं होल्ड कर सकती। ठीक है जी, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ध्यान से सुनो इसको, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब, एट अ गिवन टेम्परेचर जब हवा और ज्यादा वाटर वेपर्स नहीं कैरी कर सकती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि हवा जो है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है। एंड वंस जिस टेम्परेचर पे ये हवा सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचती है, उसे हम क्या कह देते हैं, उससे हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट। लगा पता आपको? फिर से मैं आपको बता देता हूं अगेन, जिस टेम्परेचर पे हवा और ज्यादा वाटर वेपर कैरी नहीं कर सकती, उसे हम लोग बोल देते हैं ड्यू पॉइंट, और इस पॉइंट के अंदर जो हवा है वो क्या हो जाती है, सैचुरेट, इससे ज्यादा वो वाटर वेपर नहीं ले सकती। पर जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से हवा की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमने ये एग्जांपल लिया कि 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा 15 ग्राम पर मीटर क्यूब जो है हवा, वो इतना वाटर वेपर कैरी कर रही थी हवा, बट ये 25 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं कैरी कर सकती है, बट 25 डिग्री में ये जो है 18 ग्राम पर मीटर क्यूब कैरी कर सकती है। तो हमने देखा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमने क्या देखा, इसकी कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। आई होप दैट इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। सो इसको हम लोग जो है ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट कितना वाटर वेपर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एयर होल्ड करके रख सकता है, या होल्ड किया हुआ है उसने, एंड ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स हाइयर द टेम्परेचर, मोर द वाटर वेपर एयर कैन होल्ड। फिर आती है, हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या चीज होती है? जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, इट इज कि एक टाइम पे कितना मास ऑफ वाटर किसी वॉल्यूम ऑफ एयर ने होल्ड करके रखा है। सो ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इट इज वन एट द सेम थिंग, एक ही चीज होती है। ठीक है कि नहीं, अंडरस्टूड। देन आती है समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? ये एक रेशियो होता है। ये एक रेशियो किस चीज का? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का रेशियो होता है टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड। ठीक है, ये क्या होता है? इट्स अ रेशियो बिटवीन गिवन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, दैट मीन्स कि कितना मास वाटर जो है होल्ड करके रख सकता है, टू मैक्सिमम जितना जो है होल्ड करके रखा जा सकता है। जैसे मैंने पीछे आपका एग्जांपल लिया 20 डिग्री सेल्सियस का, मैंने एग्जांपल लिया था पीछे। ठीक है कि नहीं, 20 डिग्री में मैंने बोला इस टाइम पे वाटर जो है, लेट अस एज्यूम, ये देखो पीछे मैं बताया था आपको, लेट अस एज्यूम ये जो है इस टाइम पे 10 ग्राम पर मीटर क्यूब होल्ड करके रखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी? ये होगी इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू पीपल। देन मैंने बोला कि 20 डिग्री में मैक्सिमम कितना होल्ड करके रख सकती है? 15 ग्राम पर मीटर क्यूब होल्ड करके रख सकती है।
ठीक है कि नहीं, ये इसकी क्या है, सैचुरेशन पॉइंट है। एंड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी होगी, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपका 10/15, इट इज 2/3, तो ये जो है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अंडरस्टूड, आई होप दैट इज अंडरस्टूड टू पीपल। कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस बताई नहीं मैं बाय द वे, बट स्टिल नहीं आया समझ में तो कोई नहीं, दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लो, ठीक है कि नहीं। चलो एनएचएस, तो मैंने आपको बाद में बताया सैचुरेशन पॉइंट, जब एयर जो है वो मॉइस्चर होल्ड कर रही है और अपनी फुल कैपेसिटी मींस इससे ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, तो वो क्या कहते हैं, उसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। और ये सैचुरेशन पॉइंट जिस टेम्परेचर पे आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। सो इस ड्यू पॉइंट में होता क्या है, वंस एयर रीचेज इट्स ड्यू पॉइंट, तो उसमें क्या होगा, अब जो है वो गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर वो इससे ज्यादा वाटर वेपर्स नहीं होल्ड करके रख सकती इस टेम्परेचर में, तो एटलीस्ट लेट अस अज्यूम 20 डिग्री सेल्सियस में। तो व्हाट विल हैपन, ये वाटर वेपर्स जो है ये क्या करेंगे, ये कोयलेट होंगे, सॉरी कंडेंस, ये क्या करेंगे, ये कंडेंस कर जाएंगे। कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब होता है बेसिकली चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है जी। ये अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लेते हैं फ्रॉम गैसोइस स्टेट, ये किस स्टेट में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं लिक्विड स्टेट में, एंड दिस वाटर वेपर्स टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ये ड्रॉपलेट्स कोयलेट करती रहती हैं, चिपकती रहती हैं एक दूसरे के साथ, एंड ये विद टाइम क्या हो जाती है, ये नीचे ग्राउंड में आके गिर जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्यू। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कई बार हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं ओस, ठीक है कि नहीं। सो ओस या ड्यू जो है, दिस इज नथिंग बट द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, जो क्यों होता है, बिकॉज जो एयर है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है, ठीक है कि नहीं। अब अलग अलग तरह से हो सकता है, कैसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ती रही, वाटर वेपर बढ़ते रहे गिवन वॉल्यूम में, और इतनी ज्यादा हो गई कि वो सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गई, ठीक है कि नहीं। या ये ऐसे भी हो सकता है जब दो एयर मासेस मींस लेट अस से आपका एक वार्म एयर मास में ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो ये वार्म एयर मास है, ये वार्म जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी थी, लेट अस अज्यूम ये वही हम पीछे वाला एग्जांपल लेते हैं, अराउंड लेट अस अज्यूम ये कितने की थी, ये 25 डिग्री सेल्सियस की थी, और यहाँ पे 20 ग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से ह्यूमिडिटी थी, ठीक है जी। दो इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है बट इतनी अभी ये होल्ड कर रही है। देन ये जो है किसके कांटेक्ट में आती है, ये आती है कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आ जाती है, ठीक है। कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आ जाती है जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम आपको देखने में मिली। लेट अस अज्यूम ये 5 ग्राम पर मीटर क्यूब है, और टेम्परेचर जो है कितना है इसका, ये टेम्परेचर जो है लेट अस अज्यूम इट इज 15 डिग्री, ठीक है कि नहीं। अब क्या होता है जब ये दोनों मिक्स होंगी तो इसका एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एवरेज टेम्परेचर जो है वो हो गया जो एवरेज टेम्परेचर हवा का बाद में जो है मिक्स होके मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, इधर देखो एवरेज टेम्परेचर मिक्स होके क्या हुआ, ये हो गया, लेटेस्ट हम लोग इसको किस कलर से दिखाएं, लाइट ब्लू से दिखाए थे। ये अब दोनों एयर के कॉलम मिक्स हो गए, ठीक है जी, एयर के कॉलम मिक्स हो गए, और अब इसका रिजल्टेंट टेम्परेचर कितना हो गया, ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, और यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी है या फिर जो एयर के वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर गए, उनका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गया, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट पहुंचने से क्या हुआ, ये कोयलेट कर गए, कंडेंस कर गए, कोयलेट कर गए, और यहाँ पे क्या होगी, ड्यू अकर कर गया, ड्यू पॉइंट पहुंच गया और ड्यू हो गया, ठीक है। इस तरह भी हो जाता है। तो जनरली जो आप विंटर्स में ओस का फिनोमेना देखते हो, ऑटम्स लेट ऑटम्स में ओस का फिनोमेना, नॉट विंटर्स में, लेट ऑटम में ओस का फिनोमेना देखते हो, या फिर स्प्रिंग्स में ओस का फिनोमेना देखते हो, इट इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस ओनली। होता क्या है, ऑटम्स के टाइम पे दिन में जो है हवा बहुत ज्यादा गर्म होती है, गर्म होने से बहुत ज्यादा मॉइस्चर कैरी कर पाती है क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। बट रात में क्या होता है, रात में टेम्परेचर ड्रॉप होने से जो सरफेसेस हैं, जो आपकी लोअर सरफेसेस हैं या फिर आपका जो ग्राउंड सरफेस है, वो कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाता है, और तब जब ये गर्म हवा इस कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, जो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाते हैं, ड्यू पॉइंट जल्दी अकर हो जाता है, एंड ड्यू पॉइंट जल्दी अकर होने से यहाँ पे ओस गिर जाती है, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा,
इन केस नहीं हुआ तो हम लोग फिर से थोड़ा बहुत देख लेंगे। सो यहीं पे मैं इसको पढ़ा देता हूँ आपको, इसमें सारी वही चीज लिखी हुई है। ड्यू जो है इट इज व्हाट, इट इज फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, जो कि कहाँ पे आपको इवनिंग में या फिर ऑब्जेक्ट सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको देखने में मिल जाते हैं। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है वो कहाँ पे कंडेंस कर जाता है, वो कंडेंस कर जाता है ऑन द एक्सपोज्ड कूल सरफेसेस। ठीक है, जैसे कि ग्राउंड में या फिर आप किसी घास के मैदान में होंगे, ये टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो जाता है। एंड जब ये गर्म हवा, मॉइस्चर से भरी हवा ये इसके कांटेक्ट में आती है तो क्या हुआ, ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो कम हो जाते हैं। एंड इस करके क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है इन दिस पर्टिकुलर ग्रास। ठीक है, एंड इट जनरली कब अकर करता है, इट अकर्स इन काम एंड क्लियर नाइट। जनरली ये कब होगा, काम नाइट्स में, जब कोई हवा बहुत ज्यादा विंड नहीं चल रही। विंड चलेगी तो क्या होगा, ये इस मॉइस्चर वाली चीज को, मॉइस्चर वाली हवा को उठा के ले जाएगी, कहीं और पटक देगी। ठीक है, क्लियर नाइट्स में क्या होता है, क्लियर नाइट्स में क्विक रेडिएशन होता है। यहाँ से जो ये हीट है सरफेस से, अर्थ सरफेस से हीट जो है वो क्विकली अपर एयर्स पे रेडिएट कर जाती है, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर जाती है, और ये कंपैरेटिवली जल्दी ठंडा हो जाता है, कूल जल्दी हो जाता है। कूल होने से क्या होगा, जब ये पर्टिकुलर मॉइस्ट एयर इसके कांटेक्ट में आएगी तो व्हाट विल हैपन, ड्यू विल अकर। ठीक है, कई बारी जब यहाँ पे मॉइस्चर इस रीजन में कई बारी क्या होता है, जब ऊपर क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, जब क्लाउड होते हैं, क्लियर नाइट्स नहीं होती, क्लाउड होते हैं, तब आपको ड्यू फॉर्मेशन ज्यादा देखने को नहीं मिले। क्यों? बिकॉज जब ये हीट जो सरफेस है वो हीट को वापस रेडिएट करती है, तो क्लाउड्स क्या करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, और इस करके ये एरिया जो है वार्म ही रहता है, एंड इस करके ड्यू ज्यादा अकर नहीं करती है। ठीक है कि नहीं? अंडरस्टूड? सो ये जो है आपके, दिस इज द फिनोमेना ऑफ ड्यू एंड हाउ इट अकर्स, एंड इट ऑल इज बेस्ड ऑन योर ह्यूमिडिटी। ठीक है कि नहीं? कई बारी क्या होता है, कई बारी ये जो ड्यू है ये 0 डिग्री से नीचे अकर करता है। कई बारी स्पेशली आपको देखने में मिलता है माउंटेनियस रीजन में, जहाँ पे रात में सडनली टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर जाते हैं। वहां पे क्या होता है, इन रीजन्स में जो सरफेस है उसमें टेम्परेचर इवन गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। रात को बहुत जल्दी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो उसके ऊपर की जो मॉइस्चर लिडन हवा है, मॉइस्चर लिडन हवा है, वो क्या करती है, वो जो कंडेंसेशन होती है, वो कंडेंसेशन कहाँ पे आकर कर जाती है, मीन्स सरफेस में आकर करती है, और इट डायरेक्टली फ्रीज कर जाती है। जो वाटर वेपर हैं, वाटर वेपर पहले जो है क्या बनते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनती हैं, बट टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होने के कारण क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स सडनली क्या कर जाती हैं, फ्रीज कर जाती हैं, एंड ये जो है इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू फ्रॉस्ट। इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट। जनरली आपको कब देखने को मिलती है, विंटर्स के टाइम पे देखने को मिलती है फ्रॉस्ट। ठीक है, दैट मीन्स कंडेंसेशन, या दैट मीन्स व्हाट, ड्यू पॉइंट अकरिंग दैट इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री से नीचे जब ड्यू पॉइंट अकर करता है, इट लीड्स टू फ्रॉस्ट एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आइस। ठीक है, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, दिस इज सेलिब्रेशन ऑफ ऑटम। यू कैन सी दिस आर दी ड्यू ड्रॉपलेट्स जो कि आपको ग्राउंड में देखने को मिल जाएंगी अगेन ऑटम्स के टाइम पे। बेस्ट इसके एग्जाम्पल, अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो क्रिकेट में ये जो ड्यू है इट प्लेज अ वेरी बिग फैक्टर। ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली जब ऑटम्स के टाइम पे आपकी क्रिकेट मैचेस हो रहे होते हैं, है कि नहीं? चलो, देन नेक्स्ट इज योर, दिस इज फ्रॉस्ट। यू कैन सी द फ्रॉस्ट अगेन, आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड दिस फ्रॉस्ट लाइक कंडीशन स्पेशली इन दोज एरिया जहाँ पे टेम्परेचर बहुत सडनली ड्रॉप होता है एंड 0 डिग्री से नीचे चल जाता है। अगर कभी कहीं घूमने गए हो बॉस, हिल स्टेशंस में घूमने गए हो, हिल स्टेशंस में घूमने गए हो स्पेशली, जैसे कि सर्दियों में अगर मनाली साइड में गए हुए होंगे, या फिर मई जून में अगर आप लद्दाख साइड में गए हो तो, या फिर अगर आप मसूरी या धनौल्टी या कुफरी टाइप जगह गए हो, तो अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, सुबह सुबह आप देखोगे जो बर्फ जमी होती है, इवन ग्राउंड के ऊपर भी बर्फ जमी होती है, जिसे हम कई बारी रोड्स के ऊपर बर्फ जमी होती है, कॉल्ड ब्लैक आइस, है ना। सो दिस ब्लैक आइस इज नथिंग बट फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर ऑन द रोड्स, ब्लैक आइस। चलो जी, यूपीएससी का क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, प्री में आया था इस साल। बताओ भाई इसका क्या आंसर होना चाहिए। Why the dew drops are not formed in the cloudy night? Have I answered it already? Yes, I have already told you why
क्लाउडी नाइट्स में क्यों नहीं होता है। ठीक है, सो ये रहे आपके ऑप्शंस। क्लाउड्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, अर्थ सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, क्लाउड्स डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड लेवल। सो अगेन सोचो, बूझो एंड जानो, उसके बाद मुझको बताना एंड कहीं पे बैठ के लिख लेना, इट इज फॉर योर ओन रिविजन ओनली। ठीक है, इसका मतलब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टुवर्ड्स फॉग, मिस्ट, हेज एंड स्मोक। है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप रेगुलरली इनको वेदर फोरकास्ट में देखने को आपको मिल जाता है या सुनने को मिल जाता है। फॉग पड़ गई, मिस्ट है, हेज है या स्मोक पड़ गया है, ये सारी की चीजें क्या हैं। देखो, जिस इट इज द सेम फिनोमेना जो हम लोग वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन देखते हैं। ठीक है, ये कंडेंसेशन देखते हैं जो कि हम लोगों ने ग्राउंड पे आकर होते देखा ना, ग्राउंड पे या किसी सरफेस के ऊपर कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ड्यू पड़ गया। ठीक है, जब ये कंडेंसेशन सरफेस में ना अकर होके इवन एयर में ही हो जाए, एयर में ही वाटर वेपर्स कंडेंस कर गए और वहां के जो डस्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर जाके जो है ये कोयलेट कर गए, इस तरह की वाटर ड्रॉपलेट्स बना गए, बट ये अभी भी हवा में ही सस्पेंडेड हैं। ठीक है, ये हवा में ही सस्पेंडेड हैं। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉग। ठीक है कि नहीं, दिस इज कॉल्ड एज फॉग। इट इज नथिंग बट सस्पेंशन और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर इटसेल्फ, एयर के ऊपर ही जो है ये सस्पेंडेड है। ठीक है कि नहीं, सो दिस इज कॉल्ड एज फॉग। अगेन ये आप में यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये देखो, ये जो है दिस इज अप क्लोज एंड पर्सनल व्यू ऑफ फॉग एंड यू कैन सी ये जो टाइनी एरियाज हैं, टाइनी जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनके आसपास में, देखो यू कैन सी कंडेंसेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, कंडेंसेशन का मतलब कंडेंस्ड हो रखे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फॉग। देन व्हाट इज अदर थिंग्स, दीज आर, आपने सुना होगा मिस्ट क्या होती है, हेज क्या होती है, एंड देन उसके बाद आपका स्मोक क्या होता है। ठीक है, सो इट इज नथिंग, दीज डिफरेंसेस या दीज डिफरेंट नेम्स आर नथिंग बट कंडेंसेशन ओनली, बट दे आर बेस्ड ऑन कि कितनी जो है इसकी विजिबिलिटी है कि नहीं। जब फॉग पड़ेगा तो क्या होता है, विजिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, विजिबिलिटी हो जाती है डाउन, एंड कितनी डाउन हुई है उसके बेसिस पे हम लोग इन तीनों को डिफाइन करते हैं। फॉर इंस्टेंस फॉग के टाइम पे जो विजिबिलिटी है सबसे ज्यादा कम हो जाती है, इट इज इवन लेस देन 1 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी रह जाती है बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन, इट इज कॉल्ड एज फॉग। ठीक है, जो उसके बाद आती है मिस्ट। मिस्ट की जो है इसकी जो विजिबिलिटी होती है, इट इज बिटवीन 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड एज मिस्ट। एंड जो हेज होता है इसकी जो विजिबिलिटी है, इट इज मोर देन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से ऊपर की जो विजिबिलिटी है उसे हम लोग स्मोक हेज कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका स्मोक। स्मोक क्या चीज है, स्मोक जो है इट इज व्हाट, इट इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। जब ये कंडेंसेशन, इसका मतलब क्या है, जब ये कंडेंसेशन आपको डस्ट पार्टिकल्स में ना पड़ के स्मोक पार्टिकल्स में पड़ रही है, स्मोक के होते हैं ना, स्मोक के पार्टिकुलेट मैटर होता है, इस स्मोक पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर जब कंडेंसेशन पड़ जाती है तब जो रिजल्टेंट फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, इट इज कॉल्ड एज स्मोक। इट इज ब्राउनिश इन कलर, एंड ब्राउनिश कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द स्मोक पार्टिकल्स विच आर आइदर डार्क ब्राउनिश या ब्लैकिश इन कलर। ठीक है, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जनरली आपको क्राउडेड सिटीज में देखने को मिलता है जहां पे बहुत ज्यादा वेहिकुलर पोल्यूशन होता है। वेरी हाई वेहिकुलर पोल्यूशन से क्या होता है, बहुत सारा स्मोक एटमॉस्फेयर में होता है, एंड विंटर्स के टाइम पे जब रात को ठंड होती है तो कंडेंसेशन हो जाती है इन्हीं स्मोक पार्टिकल्स के आसपास में, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। सबसे कम विजिबिलिटी होता है स्मोक का। अंडरस्टूड, so that is your fog, mist, haze and smoke. So you can see this beautiful picture, ये कहाँ पे है, this is in San Francisco, this is Golden Gate Bridge of San Francisco, and पीछे आप skyline देख सकते हो, this you can see partial Golden Gate Bridge here also, and ये फोटो मैंने काहे को लिया, again it has a relevance, अगर कोई फिल्मी कीड़ा है हमारे बीच में या जो फिल्मों का बहुत बड़ा फैन है तो आपको ये पता होगा, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी माय नेम इज खान,
एंड माय नेम इज खान। में यहाँ पे जो मंदिरा है, मंदिरा रिजवान को, शाहरुख खान को बोलती है कि मैं तुझसे तब शादी करूंगी जब तू मुझे शहर में कुछ ऐसा दिखा देगा जो मैंने कभी नहीं देखा हो। तो रिजवान जो है वो 7 दिन तक गायब रहता है। आफ्टर 7 days ही कम बैक। सुबह सुबह मंदिरा को यहाँ पे लेके जाता है और ये सीन दिखाता है। एंड मंदिरा बोल देती है ओके आई विल मैरी यू। ठीक है जी। सो आप भी ये टैक्टिक अपना सकते हो इन केस फ्यूचर में। बट ये जो सीन है, अब आपको पता है एज अ ज्योग्राफर, अब आपको पता है कि ये सीन कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट फॉग विच इज अकरिंग इन द अर्ली मॉर्निंग्स ऑफ द ऑटम्स। सो रिजवान गॉट लकी बिकॉज ऑटम के टाइम में फॉग बढ़ रही थी एंड फटाफट से मंदिरा को ले गया और शादी कर ली। ठीक है दोस्तों, सो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हो तो करके देख लो। वैसे लोग स्मार्ट हो गए हैं, अब इन चाल में फंसते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लाउड्स के बारे में। सो व्हाट एग्जैक्टली आर क्लाउड्स? क्लाउड जो है, जैसे आपने ऑब्वियसली देखे होंगे, सर ऊपर उठाओ आपको बहुत सारे क्लाउड देखने को मिलेंगे। व्हाट आर दीज क्लाउड? दे आर नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अगेन ये भी जो है कंडेंसेशन ही है। कंडेंसेशन हो रही किस चीज की? वाटर वेपर्स की। कहाँ पे? हाई अबव इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में आपको वाटर वेपर्स दूर ऊपर हायर एल्टीट्यूड में कंडेंस्ड होते दिखेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स या इन दी फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, बहुत ऊपर चल जाएंगे तो मैंने आपको बताया था ना, ट्रोपोस्फीयर से ऊपर जाते हैं तो लैप्स रेट से टेम्परेचर कम होते रहते हैं। लैप्स रेट अगर किसी को याद हो तो, अगर पुराने कुछ पढ़ा होगा तो, 1 डिग्रीज 165 मीटर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो या तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, या बहुत ऊपर चल जाएंगे तो आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड ये जो आइस क्रिस्टल्स में या वाटर ड्रॉपलेट्स में हवा में जब सस्पेंडेड रहते हैं बड़े बड़े इनके ग्रुप, ये क्या हो जाते हैं? दे आर कॉल्ड एज क्लाउड्स। ठीक है, सो नथिंग, क्लाउड कुछ नहीं है। लार्ज मासेस ऑफ दीज वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स फॉर्म्ड ड्यू टू कंडेंसेशन एंड हेल्ड ड्यू टू सस्पेंशन। सस्पेंशन मीन्स ऊपर से जो है, नीचे से हवा ऊपर आ रही है, ये हवा जो है इनको ऊपर उठा के रखती है, ऊपर सस्पेंड करके रखती है, नीचे नहीं आने देती। ठीक है, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। अब ये क्लाउड जो है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। हमने बहुत सारी टाइप की क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन अपीयरेंस, किस तरह के ये दिख रहे हैं फिजिकली, किस तरह से अपीयर कर रहे हैं, बेस्ड ऑन हाइट, ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बेस्ड ऑन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन अपीयरेंस आपको ये 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला है आपका सिरस। सिरस क्लाउड, दे आर आल्सो कॉल्ड एज, अगेन ग्रीक वर्ड है सिरस, कॉल्ड एज फेदर लाइक। ठीक है, ये आपको बहुत ऊपर हायर ऑल्टीट्यूड में देखने को मिलेंगे, और ये क्लाउड जो है इस तरह से मीन्स दे आर इस तरह से फेदर लाइक क्लाउड होते हैं, फेदर की तरह दिखते हैं जैसे बर्ड के फेदर्स होते हैं। इसी तरह से आपको ये पर्टिकुलर क्लाउड देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरह के फेदर लाइक क्लाउड्स होते हैं आपको जनरली बहुत हाई अल्टीट्यूड में, अराउंड लाइक 5 किलोमीटर से ऊपर 10-12 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलते हैं। देन इज स्ट्रेटस क्लाउड। स्ट्रेटस क्लाउड्स क्या होते हैं? दे आर लेयर्ड क्लाउड्स। लेयर्ड इस तरह से आपको क्लाउड देखने को मिलेंगे, इस तरह लेयर्स में होंगे, एक के ऊपर एक लेयर्स में लगे होंगे, और आपको इस तरह से क्लाउड देखने को मिलेंगे। ठीक है, बचपन में बनाई है ना पेंटिंग्स, बचपन में अगर डायग्राम्स या इस तरह की पेंटिंग्स बनाई होंगी तो आपको पता है अपने ड्राइंग के आर में, तो उसमें इस तरह के आप क्लाउड बनाते थे, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटस। शीट्स या लेयर्ड टाइप के क्लाउड्स। फिर क्यूमुलस, ये जिनको ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती थी बचपन में, तो वो इस तरह के अपना सीनरीज में इसी तरह के क्लाउड बना सकते थे, क्योंकि ज्यादा स्किल्ड या इनोवेटिव नहीं थे, सिंपली ऐसे टाइप के गुब्बारे टाइप के क्लाउड बना दिए। दीज इस तरह के हीप लाइक स्ट्रक्चर्ड क्लाउड, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस। सो 3 टाइप के क्लाउड्स मैंने आपको बताया बेस्ड ऑन अपीयरेंस, सिरस या फेदर लाइक। ठीक है, फेदर मेरे से ढंग से बना नहीं क्योंकि मैं भी इतना इनोवेटिव नहीं था अपनी ड्राइंग की क्लास में। सो फेदर लाइक क्लाउड्स, या आपका शीट्स लाइक क्लाउड, यू कैन सी शीट्स लाइक, या क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स बेस्ड। ये देखो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जिन लोगों की ड्राइंग अच्छी है तो यहीं पे देख लो, दिशा देखो बन रहे हैं ना, फेदर टाइप के क्लाउड्स हैं। देन दिस इज इस तरह के हीप टाइप के क्लाउड्स बन रहे बड़े बड़े, दीज आर अगेन व्हाट? दे आर your cumulus clouds, and these are layered clouds. You can see layered clouds हैं, these are layered clouds called as stratus. फिर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म हम लोग देखते हैं कॉल्ड एज ऑल्टो एंड निम्बस। फॉर्म मीन्स किस तरह की है, आइदर दे आर रेन बेयरिंग फॉर्म और दे आर वेरी हाई ऑल्टीट्यूड फॉर्म। सो जो रेन बेयरिंग होते हैं उनको हम कहते हैं निम्बस। इसका मतलब क्या है? ये ग्रेइश कलर के होंगे, एंड ग्रेइश कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ होल्डिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है जी, ग्रेइश कलर के होते हैं। ऑल्टो मीन्स दे आर वेरी वेरी हाई,
बहुत हाई, बहुत ऊंचे ऑल्टीट्यूड में मिलने वाले उनको हम कहते हैं ऑल्टो, मींस हाई ऑन ऑल्टीट्यूड, ठीक है कि नहीं। सो ऑल्टो। और उसके बाद आती है आपके बेस्ड ऑन हाइट, हाइट के बेसिस में कि ये कहाँ पे मिलते हैं। लो लाइंग क्लाउड्स हैं 2 किलोमीटर से नीचे नीचे, मिडिल क्लाउड 2 से 5 किलोमीटर, या हाई क्लाउड्स 5 से 13 किलोमीटर के बीच में। इन्हीं के बेसिस में हम लोग, और पीछे वालों के बेसिस में हम लोग बहुत सारे टाइप के क्लाउड देखते हैं। इन्हीं के मैं बाइफर्केशन दे देता हूँ आपको, लो क्लाउड कौन से मिलते हैं, देन उसके बाद मिडिल कहाँ पे क्या किस तरह के मिलते हैं, देन आपको हाई कहाँ पे और किस तरह के मिलते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट से। हाई क्लाउड की बात करते हैं हम लोग। हाई क्लाउड जो है, जैसे मैंने आपको बताया, सिरस ऑलरेडी एक्सप्लेन, फेदर लाइक, ये देखो आपको फेदर लाइक देखने को मिलेंगे, दे आर सिरस, ठीक है कि नहीं। देन आते हैं सिरो क्यूमुलस, दैट मीन सिरस एंड क्यूमुलस के मिक्सचर होते हैं, ठीक है जी। दैट मीन ये थोड़े थोड़े हीप लाइक भी होंगे, बट फेदरी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई बता सकता है मुझे कहाँ पे? चलो आपको पता ही है। तो ये जो है आपको देखने को मिलते हैं, दे आर सिरो क्यूमुलस, ओके कि नहीं। Then is cirrostratus, layered-like cloud but very thin feather-like clouds, so found in great height, cirrostratus. इनका एक स्पेशल टाइप का जो सिरस क्लाउड होते हैं, सिरस क्लाउड जो बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, एंड वो क्या करते हैं, वो सन की रेज को जो है उनको ये बहुत ऊपर पहुंच के क्या करते हैं, ये सन के आसपास में इस तरह का हेलो का अपीयरेंस देते हैं। हेलो समझते हो, वो जो लोग मर जाते हैं तो दिखाते हैं ना वो अपने नाटकों में, कि वो जो मर जाते हैं या जो एंजल्स होते हैं उनके बीच में ऐसे हेलो लगे होते हैं, है कि नहीं। ये बड़ा बेकार सा वो बना है बॉस, एंजल बना, बट चलो आपको हेलो समझ में आ गया ना, ये हेलो है। सो इस तरह का क्या होता है, आपको सन के आसपास में, ब्राइट डेज में सन के आसपास में हेलो देखने को मिलता है। हेलो भी जो है कौन बनाते हैं, सिरस क्लाउड बनाते हैं। अब इसकी फोटो है मेरे पास, ये देखो, ये बना ना इसके आसपास में इस तरह का हेलो बन गया है। ये हेलो जो है इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस सिरस क्लाउड्स। अभी सिरस क्लाउड बने किसके होते हैं, बहुत ऊपर होते थे, मेड अप ऑफ टाइनी आइस क्रिस्टल्स, है कि नहीं। ये आइस क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये आइस क्रिस्टल्स सन की रेज पड़ती है इनके ऊपर, आइस क्रिस्टल्स के ऊपर, और यहाँ पे क्या होता है, फिनोमेना, दो फिनोमेना होते हैं। एक होता है आपका रिफ्रैक्शन, और एक होता है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन हो जाता है और इस तरह से आपको यहाँ पे रेनबो टाइप का हेलो बनने को दिख जाता है, ठीक है जी। इस तरह का रेनबो टाइप हेलो बन जाता है। अब ये भी जो है, आप इसके ऊपर भी कोई सुपरस्टिशन मत डालना, बहुत जुड़े हुए हैं इसके साथ भी, कि जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ये भगवान वहां को चला होता है, इधर चला होता है, सब बकवास है। इट इज दिस पर्टिकुलर फिनोमिना दैट अकर्स, ठीक है कि नहीं। सिरस क्लाउड्स के कारण ये होता है। यू विल फाइंड देम जनरली इन क्लियर स्काईज, आपको देखने को मिलेगा ये। जैसे अगर आपने साउथ अमेरिका, अगर किसी ने साउथ अमेरिका की टूरिज्म की वीडियो देखी होगी, या फिर समवेयर अराउंड डेक्कन में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन इज मिडिल क्लाउड्स। मिडिल क्लाउड जो है, दे आर ऑल्टो क्यूमुलस एंड ऑल्टो स्ट्रेटस। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है टाइप्स आपको। ऑल्टो क्यूमुलस कौन सा, ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो क्यूमुलस ये है, ऑल्टो स्ट्रेटस ये वाले ऑल्टो स्ट्रेटस है, ठीक है। देन लो क्लाउड्स, लो क्लाउड मींस 2 किलोमीटर के नीचे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। स्ट्रैटोक्यूमुलस, स्ट्रैटोक्यूमुलस जो है आपको, वो कौन से स्ट्रैटोक्यूमुलस बताओ भाई। स्ट्रैटोक्यूमुलस इज दीज क्लाउड्स आर स्ट्रैटोक्यूमुलस। गॉबलर भी हैं बट लेयर्ड भी आपको देखने को मिल रहे हैं। देन निम्बो स्ट्रैटस, निम्बो का मतलब क्या होता है, मैंने आपको रेन बियरिंग, रेन बियरिंग मींस दे हैव टू बी ग्रेइश इन कलर, बिकॉज पानी है ना उनके अंदर। ये देखो रेन बियरिंग स्ट्रैटस, बड़े बड़े लेयर्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको देखने को भी मिलेंगे कहाँ पे, जब आपके रेनफॉल होने वाली होती है तो आपको इस तरह के क्लाउड देखने को मिल जाते हैं। नॉट मानसूनल रेनफॉल, बट आपके जनरल जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में आपको इस तरह के रेनफॉल देखने को, इस तरह के आपको क्लाउड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन स्ट्रैटस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो मैं दोबारा दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये हम सारे एक साथ देख लेते हैं। स्ट्रैटोक्यूमुलस देखो, निम्बो स्ट्रैटस, लो वाटर बेयरिंग क्लाउड्स, क्यूमुलस इज देयर, स्ट्रैटस इज, ऑल्टो स्ट्रैटस, ऑल्टो क्यूमुलस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल ऑफ देम आर हियर। एक जो मैंने टाइप नहीं बताई वो है क्यूमुलस की, एक टाइप होती है कॉल्ड एज क्यूमुलोनिम्बस। अब ये क्या है, क्यूमुलस, ये दे आर नथिंग बट क्यूमुलस क्लाउड ओनली, बट क्यूमुलस का बड़ा भाई है। बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाते हैं ये क्यूमुलस, जो कि बहुत बड़ी हाइट अचीव कर लेते हैं और बहुत सारा पानी अपने अंदर रखते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलस एंड निम्बस, बहुत सारा पानी होगा तो बहुत बड़े बड़े गॉबलर क्लाउड्स, बहुत ह्यूज क्लाउड्स बनते हैं, बहुत ऊपर वर्टिकल एक्सटेंट तक मिल जाते हैं, इवन 12 किलोमीटर ऊपर तक मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा पानी होता है। बहुत ज्यादा पानी होने से क्या, बहुत ज्यादा रेनफॉल करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद थंडर शॉर्म्स।
बहुत बड़े बड़े थंडरस्टॉर्म, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बिजली कड़केगी, बारिश होगी, बहुत टॉरेंशियल रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वैसे बाय द वे, जब मैंने आपको साइक्लोन्स कराए थे तो मैंने वो बताया था ना, बादल जो बारिश कर रहे हैं और बहुत टॉरेंशियल रेनफॉल लेके आ रहे हैं, दे आर नथिंग बट क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हैं ये। क्यों बनते हैं? बिकॉज वो गर्म हवा आ रही थी एंड वो ऊपर बहुत हाई राइज कर रही थी, इवन रीचिंग अप टू 9-10 किलोमीटर्स, और वो क्या बन रहे थे? इस तरह के क्लाउड बन रहे थे। ये देखो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यू कैन सी हियर, स्पेशल टाइप ऑफ क्यूमुलस क्लाउड्स है विद ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। एंड इसमें जो है हम लोगों को इस तरह के टावर या समिट लाइक आपको क्लाउड देखने में मिलते हैं, बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है, बारिश होती है, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, एसोसिएटेड विद लाइटनिंग, थंडर एंड कन्वेक्शनल रेन। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट लेग के बारे में, दिस इज प्रेसिपिटेशन। आप देखिए प्रेसिपिटेशन, इट इज डिफरेंट फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज कंडेंसेशन, जो हमने पीछे डिस्कस करी। कंडेंसेशन में इट इज जस्ट चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, मींस ये फिजिकल स्टेट का चेंज है, जैसे वेपर से चेंज हो गया आपका वाटर में, या वाटर से चेंज हो गया आइस में, सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंडेंसेशन। बट प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? जब ये कन्वर्जन हो जाता है, तो कन्वर्जन होने के बाद फॉलिंग ऑन टू द ग्राउंड। ठीक है, ये वाटर वेपर्स का वाटर में कन्वर्ट होने के बाद, जब ये या स्नो में या आइस में कन्वर्ट होने के बाद जब ये जमीन पे आके गिरते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेशन जो है अगर 0 डिग्री से ऊपर हो रहा है तो हमको क्या देखने को मिलती है? 0 डिग्री से ऊपर होगा तो क्या होगा? ये जो वाटर वेपर्स हैं ये कोयलेट करके क्या बनाते हैं? ये वाटर ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, और जब तक ये तब तक सस्पेंडेड रहती है वाटर ड्रॉपलेट, जब तक इसका भार इतना बड़ा नहीं हो जाता कि उसे एयर होल्ड करके नहीं रख सकती। इवेंचुअली क्या होती है? ग्राउंड में आके गिरती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल का मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स का, सफिशिएंट साइज के वाटर के ड्रॉपलेट्स का नीचे सरफेस पे गिर जाना। ठीक है कि नहीं? फिर कई बार क्या होता है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे होते हैं और एटमॉस्फेरिक लेयर्स से गुजरते हैं, कई बार जो लेयर्स हैं वो क्या होती हैं? वो बहुत कोल्ड होती हैं। इंटरमीडिएट जो बीच की लेयर होती हैं, मिडल लेयर्स कई बार बहुत ज्यादा कोल्ड होती हैं, कितनी कोल्ड की? अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास में। जब ये वाटर ड्रॉपलेट नीचे आता है, इस पर्टिकुलर एरिया में क्या कर जाते हैं? ये फ्रीज कर जाते हैं। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट फ्रीज कर जाते हैं, और ये फ्रीज्ड वाटर ड्रॉपलेट जब जमीन पे गिरते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं स्लीट। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइनी आइस के पैलेट्स होते हैं, ये टाइनी इस तरह से आइस के पैलेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग स्लीट कह देते हैं। ठीक है, फिर आता है हेल स्टॉर्म। अब हेल स्टॉर्म क्या होते हैं? हेल स्टॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे जब बहुत ही ज्यादा रैपिड आपको टॉरेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे देखने, बहुत ज्यादा टॉरेंशियल रेनफॉल है, बहुत ज्यादा जो है रैपिड अपड्राफ्ट, गर्म हवा बहुत फास्ट ऊपर उठ रही है, एंड ऊपर जाके बहुत जल्दी ठंडी हो रही है, एंड बारिश हो रही है, एंड बीच में इस तरह की कोई मिडल में ठंडी लेयर फंसी हुई है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है? इस टाइम पे अगेन इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, लाल कलर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, लेट अस से रेड। अब यहाँ पे क्या होता है? ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, जैसे स्लीट में चल रही थी ऐसे नहीं चलती है, बट जब ठंडे उस पे आती है, ठंडे आपके लेयर पे आती है, तो क्या हो जाती है? जम जाती है। एंड जब तक ये नीचे पहुंचती है, व्हाट हैपेंस, ऊपर से जो नीचे से जो ड्राफ्ट आ रहे हैं, जो गर्म हवा के अप ड्राफ्ट आते हैं, वो क्या करते हैं? वो इसे वापस ऊपर उछाल देते हैं। ठीक है, वापिस इसे ऊपर उछाल दे तो क्या होता है? जब तक ऊपर पहुंचेगी तो क्या होगा? और वाटर के जो ड्रॉप्स हैं इसके साथ जुड़ जाती हैं, एंड जब ये दोबारा आती है तो क्या होता है? ये वाटर के ड्रॉपलेट्स फिर ठंडे हो गए, इस तरह से ये भी जम गए आसपास में। जब ये नीचे आते हैं फिर इसको इस तरह से ऊपर उठा दिया जाता है। ऊपर उठाने से क्या होता है? फिर जो है और बड़े बड़े कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं, पानी जम जाता है इसके आसपास में, और फिर ये फिर दोबारा जमते हैं, और जब ये सफिशिएंटली साइज के बड़े हो जाते हैं, तब ये जाके कहाँ पे गिरते हैं? जमीन पे गिरते हैं। और ये बड़े बड़े जो आइस के इस तरह के कॉइलेटेड लंप्स गिरते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग हेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये जितना ज्यादा अपड्राफ्ट स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा ये एयर रैपिडली राइज करेगी, उतने ही बड़े बड़े आपको हेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे कैन बी रेंजिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल, कभी आधा इंच से लेके दे कैन बी इवन अप टू 2 or 3 or 6 inches in size. ठीक है, they are called as hailstorms. And then finally जब precipitation below 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? वाटर वेपर्स ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं आइस में, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं।
इस लेवल पे जो है आके क्या होता है, वाटर वेपर का जो स्ट्रक्चर होता है, वाटर वेपर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से वाटर वेपर का स्ट्रक्चर होता है। एंड ये वाटर वेपर के इसी स्ट्रक्चर को जो है सडनली फ्रीज कर जाता है, तो इसी फॉर्म में नीचे गिरता है, इसे कॉल्ड एज स्नो। फ्लेक्स की फॉर्म में गिरता है, इसको हम लोग स्नो कहते हैं। कहाँ पे होता है, जनरली वहां पे जहाँ पे टेम्परेचर बहुत सडनली 0 डिग्री से बहुत नीचे गिर जाता है, तो वहां पे आपको स्नो देखने को मिलती है। अगेन हिल स्टेशन में जाओगे, मनाली, शिमला, कुफरी, इन सब जगहों में आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो हेल स्टॉर्म्स, यू कैन सी हाउ बिग दे आर। दो फॉर्म से बने हैं, देखो एक तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं, देखो पहले जमा था ये, उसके बाद फिर ऊपर उठ गया, यहाँ पे आसपास में पानी जम गया, उसके बाद फिर जमा है, तो इस तरह से आपको कंसेंट्रिक सर्कल्स में आइस जमी हुई दिख रही है, एक तरह के खेल है। दूसरा ये क्या है, बहुत सारी स्लीट्स का, बहुत सारे जो छोटे छोटे स्लीट के पैलेट्स हैं, इनका चिपका हुआ जमावड़ा देखने में मिल रहा है। ये भी किस तरह से बना, अप ड्राफ्ट से बना। स्लीट की मॉलिक्यूल नीचे आए, ऊपर चले गए, और स्लीट के मॉलिक्यूल से चिपक गए, तो इस तरह से मॉलिक्यूल चिपकते रहे और इस तरह से नीचे गिर गया। ठीक है, यू कैन सी दिस हेल स्टॉर्म्स कमिंग डाउन। एंड ये देखो ये क्या है आपके, ये स्लीट के मॉलिक्यूल्स है, स्लीट हो रही है यहाँ पे, दिस इज अगेन स्लीट, दिस इज स्नोफॉल। स्नोफॉल यू कैन सी छोटे छोटे फ्लेक्स स्नो के गिर रहे हैं, दिस इज ऑब्वियसली रेनफॉल। ये रेनफॉल है आपकी, है कि नहीं। सो आपको, आई होप दैट इज अंडरस्टूड टू यू पीपल। यू कैन सी, देखो दिस इज अ सिनेमैटिक शॉट ऑफ स्नोफॉल ओनली। सो यू कैन सी हाउ स्नोफॉल अकर्स, इस तरह के स्नो के फ्लेकीज टाइप नीचे गिर रहे हैं। एंड अगर हम जूम करके देखें तो ये आपको इस तरह से देखो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्नोफ्लेक। ये इस तरह से देखने को मिलता है। जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी इस तरह से आपको मिलता है देखने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अपने लैटिस स्ट्रक्चर में होता है, सडनली जब जम जाता है तो ये इस तरह से स्नो बनाता है। राइट। सो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन की। 3 प्रकार की आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। मैं रेनफॉल जनरली की बात कर रहा हूँ। प्रेसिपिटेशन 3 तरह की होती है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड फ्रंटल। कन्वेक्शनल जो रेनफॉल है वो कैसी होती है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीटिंग ऑफ सन, जो पानी है वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है और वो ऊपर उठता है। एयर जो है ऊपर उठती है, मॉइस्ट एयर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है क्या होती है, ठंडी हो जाती है, एडियाबैटिकली कूल हो जाती है। कूल होने के बाद क्या करती है, ये बादल बनाती है, क्योंकि मॉइस्चर है तो मॉइस्चर बन के बादल बनेंगे। अब आपको सारा पीछे कंसेप्ट पता चल गया है। विद टाइम ये बादल जो है क्या करेंगे, बारिश कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल कूलिंग, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के कारण ये रेनफॉल होती है। कन्वेक्शन क्या चीज होती है, कन्वेक्शन मीन्स कि जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह, हमने बात नहीं, 3 तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। सो कन्वेक्शन से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर उठे, कूल हो गए, बादल बने और फिर बारिश होगी। सो कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है कि नहीं। कहाँ पे होती है, जहाँ पे सनशाइन जो है बहुत ज्यादा होगी और सारा साल रहती है। इक्वेटोरियल रीजन्स में आपको इस तरह की रेनफॉल देखने में मिलती है। सारा दिन जो है धूप से तपता है इक्वेटोरियल रीजन, और वाटर जो है वो राइज करता है, क्लाउड्स बनाता है, और 4 बजे तक जो है यहाँ पे बारिश हो जाती है। जनरली रोज एवरी डे एट 4 o'clock यहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलती है। ठीक है जी, ये हर पूरे साल होती है, थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिलती है, थ्रू आउट द ईयर। एंड जनरली ये कब पीक करती है, जब आपके इक्विनॉक्सेस होते हैं, इक्विनॉक्सेस टाइम पे पीक कर जाती है। ठीक है कि नहीं। कई बार इन रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, 4 o'clock शावर रीजन्स भी बोलते हैं, 4 o'clock शावर रीजन्स ये भी बोलते हैं हम लोग इनको। ठीक है, 4 o'clock शावर रीजन्स। एंड ये जो है आपको कहाँ पे देखने मिलेंगे, ऑल लॉन्ग आपके इक्वेटोरियल बेल्ट, वहां पे जो भी आपको कंट्रीज देखने में मिलते हैं, जैसे कि ब्राजील हो गया, गयाना हो गया, कॉन्गो, इंडोनेशिया, पार्ट ऑफ योर अंडमान निकोबार वाला रीजन, ये सारे रीजन में आपको इस तरह की कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलती है। देन सेकंड टाइप की रेनफॉल है, इट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो जहां पे लग गया, मैंने वर्ड लास्ट टाइम बताया था, ओरो लग गया तो वहां पे क्या है, माउंटेन्स। यहाँ पे क्या होता है, जब वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो है वो इट इज फोर्स टू राइज अबव द माउंटेन। ठीक है जी, जब इस तरह की गर्म और मॉइस्ट हवा, ह्यूमिड हवा जो है उसको इट इज फोर्स टू राइज, अपने आप नहीं राइज होती, फोर्स टू राइज बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन, दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज अ माउंटेन और अ हिल। तो क्या होता है, ये ऊपर उठती है, ऊपर उठेगी तो क्या होगी, रैपिडली कूल हो जाएगी और बादल बन जाएंगे, एंड इट विल कॉज रेनफॉल। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ओरो, बिकॉज ऑफ माउंटेन हुई है, तो इट्स कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक साइड में तो आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे कंप्लीट ग्रीनरी देखने को मिलेगी आपको। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ विंडवर्ड, या विंडवर्ड साइड इसे हम लोग बोल देते हैं।
ठीक है जी, विंडवर्ड साइड। एंड जब ये हवा टॉप से दोबारा इधर नीचे तक पहुंचेगी तब तक इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो गया। ठीक है जी, कूल है ये हवा एंड मॉइस्चर खत्म हो गया। और अब ये क्या करती है, हवा डिसेंड करती है। तो ठंडी हवा जब नीचे डिसेंड करती है क्या होता है, इसका टेम्परेचर राइज करता है, यू कैन सी राइजिंग टेम्परेचर हियर। और ये साथ में क्या करेगी, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसको भी क्या कर लेगी, सक कर लेगी। ठीक है, उसको क्या होगा, इवेंचुअली यहाँ पे कंप्लीटली ड्राई रीजन देखने में मिलते हैं। ऑपोजिट साइड में आपको माउंटेन के ड्राई रीजन देखने में मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द लीवर्ड साइड। और इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, इट्स कॉल्ड एज रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया बहुत जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको माउंटेन सिस्टम देखने को मिलते हैं। आपको इनकी एक साइड में आपको विंडवर्ड साइड देखने को मिलेगी, एक साइड में आपको लीवर्ड साइड देखने को मिलेगी। जैसे सदर्न हिमालय जो है आपका, सदर्न हिमालय वाला रीजन, ये आपका जो है क्या है, विंडवर्ड साइड है। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा मानसूनल रेनफॉल होती है। एंड नदरन आपके हिमालयन माउंटेन्स है, वो आपको लीवर्ड साइड देखने को मिलती है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। जैसे अगर आप बात करोगे ट्रांस हिमालयस की, अगर कोई घूमने गया है ट्रांस हिमालयस, नहीं घूमने गया है कोई चक्कर नहीं है, अब आप जब एक बार सिलेक्ट हो जाओ उसके बाद घूमने चल जाना। ठीक है जी, आपको हम लोग बनाएंगे एसडीएम स्पीति का, या एसडीएम हम लोग आपको बनाएंगे लाहौल, लाहौल का किन्नौर वाले रीजन का। तो दे आर ऑल ट्रांस हिमालय, यहाँ पे बारिश बिल्कुल कम होती है एंड स्नोफॉल बहुत होती है, बट बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे देखने के लिए। जबकि आप नीचे वाली साइड में आ जाओगे, शिवालिक्स वाले रीजन में या आपका धौलाधार वाले रीजन में, जो आपकी जनरली आपके जो लेसर हिमालयज हैं या हिमाचल हैं, यहाँ पे आपको रेनफॉल वेरी हाई देखने को मिलेगी। सिमिलरली वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स में भी सेम है। वेस्टर्न घाट्स का एक साइड जो है वो बहुत ज्यादा रेनफॉल है वहाँ पे। एंड वहाँ पे आपको अगेन बहुत ज्यादा लश ग्रीन आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, बहुत सारे आपको यहाँ पे जानवर एंड इनकी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। जबकि उसके दूसरी साइड जो है वो लीवर्ड साइड है, जो आपका महाराष्ट्र का विदर्भ वाला रीजन है, मराठवाड़ा वाला रीजन है, कर्नाटका का मलनद वाला रीजन है। सारा रीजन क्या है आपका, इट इज कंप्लीटली ड्राई एंड वेरी वेरी प्रोन टू ड्रॉट। ठीक है, सिमिलरली रॉकीज में है, एप्पलेशियंस में, एवरीवेयर यू फाइंड सच काइंड ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर आपको नहीं लगा कि हमने करी है तो प्लीज पुराना लेक्चर उठाओ, पुराना लेक्चर आपने देखा नहीं ढंग से, उसको देखो दोबारा। साइक्लोनिक रेनफॉल मैंने टेम्परेट रीजन में बताए थे, टेम्परेट रीजन में आपके क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स आने से क्या होता है, ये इस तरह से है एंड दूसरी साइड में आपको वार्म फ्रंट बना हुआ है, इस तरह से है। तो ये क्या करते हैं, इस तरह के जब डिप्रेशन आते हैं तो रेनफॉल होता है टेम्परेट रीजन में। और ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको जब इस तरह के चक्रवात देखने को मिलते हैं, यू फाइंड रेनफॉल, टॉरेंशियल रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जेस। ठीक है, नहीं दोबारा चेक करो पुराने वाले लेक्चर को। फिर लास्ट हम लोग देखते हैं वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जनरल आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, वेरी जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम लोग देखेंगे। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन आपको वर्ल्ड के स्पेसिफिक क्लाइमेट्स के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, बट दिस इज जनरल। सो जनरल में क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्रीज इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, रेनफॉल टेंड्स टू डिक्रीज। तो इक्वेटर में आपको मैक्सिमम रेनफॉल, इस रीजन में आपको 0 to 5 डिग्रीज नॉर्थ साउथ में मैक्सिमम, देन उसके बाद लेस, देन उसके बाद और लेस, देन उसके बाद बहुत कम, एंड पोल्स में जो है वेरी लेस रेनफॉल। सिमिलरली कोस्टल एरियाज में से इंटीरियर, जब हम कोस्टल एरिया से अंदर की तरफ जाएंगे, ये सी है आपका, सो इस रीजन में वेरी हाई रेनफॉल। ठीक है जी, एंड देन धीरे धीरे ये जो है कम होती रहेगी, लेसर रेनफॉल, एंड देन वेट टाइम जो है अगेन दिस विल बी वेरी लेस रेनफॉल। सो इनर साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट गेट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल, जबकि कोस्टल एरियाज रिसीव मच मच मोर रेनफॉल। सिमिलरली जो ओशियनिक रीजन है, यहाँ पे रेनफॉल इज वेरी वेरी हाई बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इवेपोरेशन, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, बारिश हो जाती है। जबकि लैंड में जो है आपको इतना मॉइस्चर नहीं मिलता, एंड मोस्ट ऑफ जो भी रेनफॉल होती है इट इज द मॉइस्चर ऑफ ओशियंस कैरिड टुवर्ड्स द लैंड। सो ओशियंस में बहुत ज्यादा रेनफॉल एंड लैंड्स में कंपैरेटिवली कम रेनफॉल। तो ये रूल ऑफ थंब है, इन्हें आप याद करके रख लो। इक्वेटर टू पोल्स अगर जाओगे तो रेनफॉल कम होती रहती है, डिक्रीज करती है। कोस्टल एरिया से इंटीरियर में जाओगे तो डिक्रीज करेगी, ओशियंस में ज्यादा मिलेगी, लैंड्स में कंपैरेटिवली कम मिलेगी। सो इसी के साथ हम लोग अपना एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक खत्म कर चुके हैं। चलो जी, क्लैप कर लो अपने लिए। एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अभी जो है हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स आवर थर्ड टॉपिक, दिस इज योर हाइड्रोस्फीयर।
इसकी तरफ मूव करेंगे। आई होप एटमॉस्फेयर के सारे जो है पोर्शंस आपको क्लियर हो गए हैं। देयर इज इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ समझ में नहीं आया, अगेन डेफिनेटली यू कैन कॉल मी अप और यू कैन व्हाट्सएप मी, या आप मुझे किसी भी तरह से रीच कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली लव टू हैंडल योर क्वेरीज। और इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद मी। सो थैंक यू वेरी मच। होप ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, एंड आई विल सी यू सून in the next topic which we will be taking up, that is hydrosphere.